हाँ, जापान के लोगों को बाय बाय कहते हुए मैं जा रहा हूँ वापस दुबई के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, हर तरह से कोऑपरेट करने वाले हैं। ये मेरा छोटा सा लगेज और मैं जल्दी से रेडी हो गया। विदिन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैं हो गया था रेडी और निकल आया एयरपोर्ट के लिए। ट्रेन लेट कर रही थी मुझे, तो मैंने टैक्सी यूज़ किया। टैक्सी बहुत मजबूरी हो तो यहाँ पे यूज़ करना है। 9,750 यन में ये टैक्सी पड़ी है, यानी कि तकरीबन 300 दिरहम। और 300 दिरहम को अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़। ये पहुँच गए जी अपने लगेज के साथ मैं एयरपोर्ट पे। और अभी यहाँ पे देखते हैं मेरा चेक इन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। का वो कतर एयरवेज़ है और जो एमिरेट्स एयरलाइन है मुझे लेनी है एमिरेट्स। तो लेट्स सी एमिरेट्स कहाँ पे है जी। एमिरेट्स मैं एमिरेट्स को फाइंड करूँ और निकलूँ, जल्दी से अपनी बोर्डिंग वगैरह करवाऊँ। मैं देखता हूँ मेरे पास बोर्डिंग पास है, उसका क्या स्टेटस आ रहा है कि कहाँ से आप ले सकते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के लिए। ये भी वैसे यहाँ पे भी दिया है डोमेस्टिक मलेशिया। एक दफ़ा जी मैं पहले आ गया नज़र आ गया वो सामने जो है वो एमिरेट्स का काउंटर है जी। एमिरेट्स के लिए स्पेशल दिया हुआ है जी, डायरेक्ट फ़्लाइट आती है ना इसलिए एमिरेट्स की दुबई से। मुतबा भाई ऑलवेज़ थैंक यू सो मच, आपने हमेशा साथ दिया है। ये मैं पहुंच गया एमिरेट्स एयरलाइन के चेक इन काउंटर के पास पहुंच गए। बोर्डिंग पास वगैरह सारा कुछ ले लिया है। अभी लास्ट काउंटर पे यहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो वहाँ से क्लियर होना है और सीधे वेटिंग रूम एरिया में। बहुत ही शार्ट टूर था जी मेरा ये। तो मैं 3 दिन के अंदर वापस जा रहा हूँ। 9 घंटे की जाने की फ़्लाइट थी, टोक्यो आने की फ़्लाइट थी और 10.5 घंटे की वापस आने की दुबई फ़्लाइट है, क्योंकि वापसी का टूर लंबा है थोड़ा। डायरेक्ट फ़्लाइट है ये जी, काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। इमिग्रेशन डिपार्ट यहाँ से बोर्डिंग पास हमने स्कैन करना है। ये ले लिए जी बच्चों के लिए चॉकलेट। और जो इनका जापानीज़ का तरीका है ना सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, मैं कहता हूँ ये एंडी है जी। मशीन यहाँ पे आप कॉइन्स डाल के इस जगह पे यहाँ पे अपने कॉइन्स डालने हैं और जब कॉइन्स डालेंगे तो वो यहाँ पे आपका जो उस अमाउंट का होगा वो आपको शो कर देगा, उसको ग्रीन कर देगा। तो उसको आपने प्रेस करना है और इस तरह जैसे मैंने ये 140 मेरे पास सिक्के थे तो मैंने वो सारे निकाल लीजिए। मैंने इसको प्रेस किया था और ये मेरे 140 मेरे पास थे 140 यन, तो मैंने वो ये निकाल दिया जूस। ये एयरपोर्ट के ऊपर है जी, ये आपको वेंडिंग मशीन है। ये एयरपोर्ट पे भी हर जगह, इनके जापान में हर जगह मिल जाएगी। और इसके अलावा ये मैंने ले लिया था बच्चों के लिए चॉकलेट। काफ़ी है, 3 दिन के लिए आया था जापान भी घूम लिया, यहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस भी कर लिया, अच्छा एक्सपीरियंस था। वेटिंग रूम एरिया है ये सारा। टोक्यो हनीदा एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है यार, प्यारा है ये भी। मैं तो वैसे भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अगर आते हैं तो लाजम जो है ना टोक्यो हनीदा एयरपोर्ट पे आए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं है, आसानी से एंट्री भी आपको मिल जाती है जो लोग नए आ रहे हैं टोक्यो जापान के लिए। ये जी इनके टेम्पल हैं जी, सेंसो जी, शिंजू, ये आ गया जी माउंट फ्यू जी और डिज्नीलैंड, इनके सारे एरियाज़ यहाँ पे हैं। मेरा ट्रिप ख़त्म हो गया जी। मैं बात करूँगा अभी कि मेरा ये ट्रिप कैसा रहा और मैंने इमिग्रेशन कैसे क्रॉस की है, इमिग्रेशन में क्या मेरे से पूछा गया और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हों वो कितने एक्सपेंस किए मैंने और होटल बुकिंग कैसे की मैंने और मेरा ये कितने दिन का टूर और मेरा कितना एक्सपेंस टोटल, इसके ऊपर बात करूँगा। मेरा ये 3 दिन का टूर था और मैं जा रहा हूँ वापस दुबई। एमिरेट्स एयरलाइन से था, मेरे वैसे 16 तारीख तक की बुकिंग थी मुझे, लेकिन अर्ली फ़्लाइट मिल गई तो मैंने वापस वही अपनी फ़्लाइट को कन्वर्ट करवा लिया 12 डेट को। वैसे मेरी फ़्लाइट थी 16 को, अभी यानी कि 4 दिन और बाकी थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना टाइम के लिए रुक सकूं। और मैं एक बजट ट्रैवलर हूं, वैसे भी अपना बिज़नेस भी है, काम भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बजट ट्रैवलिंग भी करता हूं। मैं आया हूं 10 की रात को पहुंचा हूं और 11 और 12 यानी कि 2 दिन, ओनली 2 days आई विल स्पेंड हेयर इन जापान एंड नाउ आई विल बी बैक टू दुबई। सो मेरा जो होटल का एक्सपेंस हुआ है जी इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 400 दिरहम जो है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर हुआ है। वो भी 2 लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग एक रूम में 2 लोग थे तो 2 बेड वाला जो रूम था वो मैंने लिया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ट्रेन
पे सफ़र किया, गाड़ी पे, मेट्रो पे किया, या मैंने टैक्सी यूज़ किया, मैंने क्या किया, मैंने मोस्टली जो है हम लोगों ने ट्रेन यूज़ किया। हम लोग 4 लोग थे और 5वां फ़हीम भाई थे, जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन लास्ट 4 मंथ से। हमने ही उनका उनका वीज़ा करवा के दिया था और वीज़े का प्रोसेस हमने ही किया था, और वो लास्ट 4 मंथ से यहीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए आया था 2-3 दिन के लिए, जिसमें हमारे साथ थे फ़हीम भाई थे, फैसल भाई थे और वसीम भाई थे, और एक ज़हीर भाई भी हमारे साथ मिल गए थे। ये तीनों कतर एयरलाइन से आए थे और मैं अकेला था जो उसके सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन से आया था। इसीलिए वो फ़हीम और वसीम और फैसल आए थे 9 तारीख को, और वो 9 से 14 तक 13 की रात की उनकी फ़्लाइट है, और ज़हीर भाई आए हैं जी 10 से 14। और सेकेंडली मैं बात करूँगा कि जापान कितना एक्सपेंसिव है, जापान के लोग कैसे हैं, और जापान में कारोबार कैसा है, क्या आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जापान में इनकम कैसी है। तो इसके ऊपर बात करता हूँ कि जापान में इनकम के हवाले से अगर देखा जाए तो जापान इनकम के हवाले से अच्छा है। आपकी अर्निंग 5 से 7 लाख, 4 से 5 लाख तक होने वाली है। काम वर्क थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन वो इतना इशू नहीं है। कभी भी कहीं भी थोड़ा सा बंदा आता है तो वर्किंग के लिए थोड़ा स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे दुबई भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। तो उसके अलावा सेकंड थिंग मैं बात करूँगा कि खाने पीने के हवाले से कैसा है। खाने पीने का यहाँ पे हलाल फूड का थोड़ा सा इशू है, जो रियल बात है कि यहाँ से थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो भी मिल जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपने घर में खुद से बनाते हैं, सारी चीज़ें खुद से करते हैं, सब्जियाँ मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ से आराम से मिल जाती हैं। चाय वगैरह, हर चीज़ जो आपको हलाल मीट, हलाल चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो कैसी है, इमिग्रेशन का स्टाफ, इमिग्रेशन ने कैसे मेरे से सवाल किए, कौन कौन सी चीज़ों का पूछा, अगर मैं बताऊँ तो मेरे से तो कुछ नहीं पूछा। फ़हीम भाई, वसीम भाई और फैसल भाई कह रहे हैं कि हमसे ज़रूर पूछा जी। वो कतर एयरवेज़ से आए थे, उनसे पूछा गया, उनको बिठाया गया 20 से 25 मिनट कि आप कितने दिनों के लिए आए हैं, आपका होटल बुकिंग दिखाएँ, अपनी शो मनी दिखाएँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा उनको एंट्री मिली है। जापान में थोड़ी सी एंट्री का इशू रहता है, लेकिन आपने हमेशा जो कैरी करने अपने साथ रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, शो मनी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और डे टू डे प्लान कम से कम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी जगह देखनी है, कौन कौन सी प्लेसेस पे आपने जाना है, और वो प्लेसेस क्या हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आपने जाना है तो उनका सबका एक ही इमिग्रेशन का असूल होता है कि आपने कौन सी जगह देखनी है और वो क्या है, वहाँ पे आपने क्यों देखनी है। आप ट्रैवलर बन के आए ना, तो आप ट्रैवलिंग एक्सप्लेन करो कि आपने वो जगह क्यों देखनी है। आपको थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए। अगर टोक्यो टावर देखना है तो टोक्यो टावर क्या है, अगर शिबुया क्रॉसिंग देखनी है तो शिबुया क्रॉसिंग क्या है, सेंसोजी टेम्पल देखना है तो वो क्या है, टोक्यो स्काई ट्री देखना है तो वो क्या है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने तैयारी करके आनी, थोड़ी थोड़ी, कम से कम आपको इमिग्रेशन ऑफिसर अगर पूछता है तो आप उनको ब्रीफ कर सकें। ये होती है सारी दुनिया की इमिग्रेशन। जापान खर्चों के हवाले से, एक्सपेंस के हवाले से, सिर्फ टैक्सी के हवाले से बहुत महंगा है। मैं अभी जो पे करके आया वो 300 दिरहम, यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी पैसों की बात करूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो तकरीबन मैं जो ये पे करके आया हूँ ये 24,000 रुपीज़ पाकिस्तानी पे करके आया हूँ, जो कि तकरीबन 40 to 45 मिनट्स की जो ड्राइव पे एयरपोर्ट था। तो इतने के मैंने 24,000 रुपीज़ पे किए हैं। यहाँ पे टैक्सी जो है, टैक्सी यहाँ के लोकल ही चलाते हैं, यहाँ के कोई दूसरे फॉरेनर वगैरह या कुछ दूसरे नहीं चलाते, सिर्फ यहाँ के लोकल ही चलाते हैं। अगर यहाँ की फ़ेमस प्लेसेस के बारे में बात की जाए तो उसकी फ़ेमस प्लेसेस में आता है टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, शिबुया क्रॉसिंग और शिंजुकू का एरिया, ये वो पूरा एरिया है, और आकिबरा जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की वजह से फेमस है। और इसमें माउंट फूजी और जो सेंसोजी टेम्पल वगैरह, सेंसोजी टेम्पल जो है वो भी इसी के नज़दीक के एरिया में आता है। और ये पूरा एरिया जो है ये पूरा मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो से कवर किया हुआ है, ट्रेन से कवर किया हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो माउंट फूजी जाके, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 से 4 घंटे की ड्राइव पे है। और डिज्नीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो वो डिज्नीलैंड भी यहाँ से 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि जापान में अगर आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास शो मनी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो टावर क्या है, टोक्यो स्काई ट्री क्या है, शिबुया क्रॉसिंग क्या है, आकिबरा मार्केट क्या है। 2 से 3 क्वेश्चन आपने ऐसे बोलने होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ पता हो, तो वो फिर इमिग्रेशन समझ आता है कि ये एक ट्रैवलर है, ये कोई वैसे भागने वाला बंदा नहीं है। तो वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, देन आपको वो इजीली एंट्री दे देते हैं। अदरवाइज़ वो आपको बिठाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है यहाँ से, जापान से। लेकिन हमें तो बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं बना, हम लोग पहले से तैयारी करके आए थे। लेकिन फिर भी मैं तो एमिरेट्स एयरलाइन की वजह से मुझसे तो उन्होंने एक सवाल भी नहीं किया। और एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप वहीं से इनके बार कोड, वेब कोड जो बना के ले आते हैं तो वो यहाँ पे आपको एंट्री करने में और भी ज़्यादा आसानी से एंट्री वो दे देते हैं, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी उनके पास पहुँच चुका होता है। हो गया जी, सब कुछ क्लियर हो गया जी। एट द एंड प्लेन में जाने की भी इजाज़त मिल गई है। ये हम लोग जा रहे हैं जी एमिरेट्स एयरलाइन की
इकॉनमी क्लास में 313 फ़्लाइट नंबर, और हम लोगों की फ़्लाइट है जापान, टोक्यो जापान हनीडा एयरपोर्ट से दुबई के लिए। इस कंट्री को खुदा हाफिज़ कहते कहते और मेरे इसके साथ हो गया जी 8 कंट्री कंप्लीट। जापान को खुदा हाफिज़ और 8वां कंट्री कंप्लीट करवाने में थैंक यू सो मच जापान।